जैसे अभी मेरे से पहले शर्मा जी ने बताया कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पहले चरण में 4 मुख्य जगहों के ऊपर प्रेस वार्ता कर रही है और कल पूरे देश भर में लगभग 34 जगह के ऊपर 34 शहरों में पूरे देश भर में प्रेस वार्ता होगी। कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर सब जगह पे जाकर के आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के पूरे मसले को रखेंगे और राहुल गांधी जी को अभी जो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया है, हम लोग इसको कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाई। पीछे तो जो प्रेस वार्ता है पूरे देश भर में, इसको हम लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड। और क्यों हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड, इसको हम विस्तार से समझाने यहां पर आए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में मोडानी को बचाना है। मोडानी मतलब मोदी जी और अडानी दोनों मिल गए हैं और दोनों के दोनों मोडानी बन गए। और अगर आप पूरे की पूरी डेट्स को, जो मैं अभी टाइमलाइन बता रहा हूं, उसको अगर आप समझें तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांधी जी बहाना है और असल में मोडानी को बचाना है। सबसे पहले जिसको बेसिस बना करके राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो स्पीच 2019 में 13 अप्रैल को कर्नाटक के अंदर दिया गया और उसकी कंप्लेंट फाइल करी गई सूरत गुजरात के अंदर, कर्नाटक में नहीं, सूरत गुजरात में फाइल करी गई। और 7 मार्च 2022 को जो कंप्लेनेंट खुद है, जो बीजेपी का एमएलए है, वो हाई कोर्ट में जाता है और स्टे ले आता है। वो कहता है कि अभी स्टे कर दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट स्टे दे देती है। ये स्टे लिया जाता है 7 मार्च 2022 को, 1 साल पहले। अभी चल रहा है आपका मार्च 2023, तो 7 मार्च 2022 को स्टे लिया जाता है। राहुल जी 7 फरवरी 2023 को, 7 फरवरी पिछले महीने, एक प्रश्न उठाते हैं लोकसभा के अंदर और पूछते हैं कि अडानी जी का और मोदी जी के क्या संबंध है। जैसे ही मोडानी के संबंध की चर्चा करते हैं 7 फरवरी को, 1 हफ्ते के बाद में वो आदमी हाईकोर्ट फिर चले जाता है और कहता है कि मेरा जो स्टे दिया हुआ है उसको आप वापस कर दीजिए। अब मैं स्टे मत दीजिए उसके ऊपर, उसको वापस कर दीजिए। वो स्टे उसको वापस कराता है और कोर्ट के अंदर जाता है और बिजली की गति से यहां पर सालों साल नहीं बल्कि 10-20 साल कोर्ट में केसेस लगे रहते हैं, कोई फैसला नहीं होता। ये 16 फरवरी को स्टे वेकेट होता है और उसके बाद में जाकर के 1 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है। और फैसले के अंदर भी मैक्सिमम जो सेंटेंस है वो उसको दिया जाता है। और मैक्सिमम सेंटेंस, जो भी थोड़े बहुत लीगल जो जानकार हैं वो जानते हैं कि मैक्सिमम सेंटेंस हैबिचुअल, जो बार बार अफेंडर्स होते हैं उनको दिया जाता है या रेयर केसेस के अंदर दिया जाता है। लेकिन ये इसलिए ये दिया जाता है ताकि 2 साल में से अगर 1 दिन भी अगर कम होता तो राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को जब मोडानी के खिलाफ में बोला, उसके बाद में उनको कभी भी लोकसभा में बोलने नहीं दिया। जब भी वो बोलने के लिए खड़े होते तो बीजेपी वाले नारेबाजी करते। जब भी वो बोलने के लिए स्पीकर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार स्पीकर को रिक्वेस्ट किया, राइटिंग में रिक्वेस्ट किया, लेकिन स्पीकर ने उनको लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया। तो अब मैं आप लोगों के माध्यम से हम जनता से पूछना चाहते हैं
कि राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए हैं या डेमोक्रेसी लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई हुआ। जब लोकतंत्र के अंदर विपक्षी पार्टी का प्रमुख नेता लोकसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें ही नहीं बोल पाएगा, उसमें ही जनता की आवाज नहीं रख पाएगा, तो कहां पे रखेगा और फिर लोकतंत्र कहां पे रह जाएगा, कैसा लोकतंत्र रह जाएगा। और जैसे ही डिस्क्वालीफाई करा, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट की जजमेंट आते ही डिस्क्वालीफाई, और जैसे ही डिस्क्वालीफाई किया 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करने का नोटिस। यहां पर बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भूतपूर्व हो गए, नाम नहीं लेना चाहता, जम्मू कश्मीर के भी हैं, अभी तक के 3 साल हो गए उनको मकान खाली नहीं कराने के लिए कुछ कहा गया। राहुल गांधी जी को 24 घंटे के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और 2 दिन 48 घंटे के अंदर मकान खाली करने के लिए कह दिया गया। तो ये लोकतंत्र डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, आज हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये हमारी लड़ाई राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर होने के नाते मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये कोई राहुल गांधी जी की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पार्लियामेंट से जेपीसी को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट से जेपीसी स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमारे देश के 30 करोड़ एलआईसी के जो निवेशक हैं, जिनका 44,000 करोड़ रुपया अडानी के अंदर अडानी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से नुकसान हो गया, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके 10.5 लाख करोड़ रुपया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिन्होंने अडानी के स्टॉक में जिन्होंने लगाया था, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर 10.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जिनको हुआ, हम उन छोटे निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन डिपॉजिटर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी का ईपीएफओ के अंदर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा जमा है और ईपीएफओ ने निफ्टी 50 में अडानी को डालने की वजह से उसके अंदर एंटरप्राइजेस उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। हम ईपीएफओ वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के, जहां पे पेंशन फंड के पैसे जमा होते हैं, उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि हम लड़ाई राहुल गांधी जी की नहीं, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जेपीसी स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार दूर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अडानी के एंटरप्राइजेस को किस तरीके से सरकार ने मदद करी, मोनोपोलीज किस तरीके से स्थापित करी, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एलआईसी के 30 करोड़ निवेशक पॉलिसी धारक, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो छोटे छोटे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिनका पैसा डूब गया 2 हफ्ते के अंदर अंदर, हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईपीएफओ में जिनका पैसा जमा होता है पेंशन फंड के अंदर, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम इन सभी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम लोग कहना चाहते हैं। एक चीज और मैं अंत में कह करके आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा कि जब 2 बार 1992 में नरसिम्हा राव जी के समय, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जेपीसी बन सकती थी, तो अब क्यों डर रहे हैं मोदी जी? मेजॉरिटी इनकी है तो अब जेपीसी क्यों नहीं बनाने देना चाहते? हमारी मांग ये है, कांग्रेस की सभी विपक्षी पार्टियों की मांग ये है कि जेपीसी आप फॉर्म करें, उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चुने हुए प्रतिनिधि जांच करें। अब जब मेजॉरिटी इनकी है, जेपीसी में मेजॉरिटी मेंबर्स इनके होंगे, तो फिर किस बात के जांच की वजह से क्यों ये डर रहे हैं? और जांच करने के लिए इसलिए जरूरी है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अभी पीछे रिपोर्ट किया है कि 23,000 करोड़ रुपया शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, जो कि बाहर से पैसा आया हुआ है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि वो पैसा 23,000 करोड़ रुपया किसका है? और खास तौर पे ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब अडानी की कंपनियां डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, स्ट्रैटेजिक प्रोडक्शन के अंदर जब शामिल हैं, तो बाहर का पैसा, शेल कंपनीज का पैसा हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है
कि वो पता होना चाहिए कि वो पैसा कौन लगा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान दूसरे तरफ से, चाइना दूसरी तरफ से उन शेल कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है और वो पैसा हमारी स्ट्रैटेजिक, हमारे डिफेंस इंडस्ट्रीज के अंदर कंट्रोल उनका इनडायरेक्ट करने की कोशिश हो रही है। क्या ये ऐसा तो नहीं है? तो इसलिए इन सब चीजों के लिए ये जरूरी है कि ये शेल कंपनीज कहां से पैसा, कैसा पैसा उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज के लिए पूरी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और जेपीसी से बेहतर कोई भी तरीका, कोई भी और रास्ता नहीं है जिसमें ये हो सकता है। तो मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत और धन्यवाद करते हुए आप लोगों से अनुरोध करूंगा, एक मिनट, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, हमारे शर्मा जी अब आगे कंडक्ट करेंगे किससे बोलना है, और आप सबसे अनुरोध करूंगा जो सवाल पूछे। अजय जी, राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा अभी डॉक्टर मोहित राजन को, जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं लोकसभा सचिवालय में, और उन्होंने कहा है कि उनको इस चीज का नोटिस मिल गया है कि उनको अपना सरकारी मकान जो है खाली करना है, जो कि पिछले 4 टर्म्स से उनके पास था। उन्होंने कहा है कि वो जो कहा गया है वो चिट्ठी का पालन करेंगे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी उसूलों के नेता है। राहुल जी अपने उसूलों को सबसे ऊपर रखते हैं। तो कोई भी ऐसा काम, और जैसे मैंने कहा कि वो अगर राजनीति में है तो वो जनता की आवाज के लिए राजनीति में है। उन्होंने हमेशा से, चाहे गरीबों के लिए, चाहे किसानों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा से आवाज उठाई है। अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीति में है, वो कोई सत्ता की ट्रैपिंग्स के लिए नहीं लड़ रहे, वो कोई मकान या कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ रहे हैं। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनसे मकान ले या ना ले, वो जनता की आवाज और भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी की राजनीति को लेकर, और आज वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति जो उनका विष है वो देश के अपमान में परिवर्तित हो गया। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का अपमान, अडानी का अपमान, देश का अपमान। अडानी का अपमान, देश का अपमान अगर वो ये मानते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा। और भारत देश इतना बड़ा है, इतना व्यापक है और इतना महत्वपूर्ण है, इतना पुराना है कि कोई भी एक व्यक्ति भारत देश का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। भारत देश हम सबका है और भारत को बनाने में हम सबका योगदान है। तो कोई भी एक व्यक्ति, और वो भी कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रोनी कैपिटलिस्ट, मित्र पूंजीपति, वो अगर कहे कि इसके नाम साथ में जुड़ने की वजह से भारत का अपमान हो रहा है, तो इससे ज्यादा बड़ा शर्म की बात नहीं हो सकती। और अगर भारत सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक क्रोनी कैपिटलिस्ट, मित्र पूंजीपति, वो भारत का पर्यायवाची है, तो मैं कहता हूं कि उनको अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए। अजय माखन जी, आप डिमांड कर रहे हैं जेपीसी की, डिस्क्वालीफाइड राहुल जी की, आगे डिस्क्वालीफाई नहीं, अगला रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जो हमारी रणनीति है वो यही है, जैसे मैंने कहा कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई राहुल गांधी जी की नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। LIC के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो छोटे निवेशक हैं जिनको 10.5 लाख करोड़ रुपए स्टॉक में, एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने में अडानी के में नुकसान हुआ, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमारे देश के अंदर जो पेंशन फंड, जिन लोगों के पेंशन कटते हैं ऑटोमेटिकली, वो EPFO हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, हम EPFO की इन्वेस्टमेंट जो अडानी के अंदर हुई है, हम उसके खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपीसी को स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई ये है और इसको हम आगे लेकर के जाएंगे। सभी ऑपोजिशन पार्टी से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हमें खुशी है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सभी ऑपोजिशन पार्टीज हमारे साथ में हैं। और हम लोग आज, जैसे मैंने अभी शर्मा जी ने भी बताया कि आज 4
देश के अंदर अलग अलग शहरों में आज पहले चरण में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद में कल पूरे देश के अंदर 34 और शहरों में इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड हम ये बात को कह रहे हैं। जी, एक सवाल ये है कि भाजपा के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर की बात करें तो इस विषय के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही पलटवार किया है। कहा है कि शुरुआत से कांग्रेस पार्टी के बीच में जो है वो कभी भी एक समानता या बैलेंस नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसे सीनियर लीडर है जो राहुल गांधी को बचा नहीं पाए, कोई अच्छा वकील नहीं कर पाए। सर, भाजपा नेता पीयूष गोयल ने जो कांग्रेस का ब्लैक क्लोथ वाला प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि एक ब्लैक मैजिक अब जो कांग्रेस है वो कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं रखते, तो इसलिए जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रदर्शन या लोगों की भावनाओं को सामने रखते हैं उसमें इनको कुछ ना कुछ नजर आता है। जो लोकतंत्र में विश्वास रखेगा उसको ये एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये प्रतीक के चिन्ह किस लिए होते हैं, ये प्रतीकात्मक किस बात की होते हैं। जब अगर मान लीजिए कोई टेस्ट मैच हो रहा हो और कोई अगर गलत काम हो रहा हो तो जो प्लेयर्स बैज जो काला लगा लेते हैं वो भी क्या ब्लैक मैजिक होता है? तो ये लोकतंत्र इन लोगों को समझ ही नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के प्रतीकात्मक चिन्ह क्या होते हैं। जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम जेपीसी की मांग पार्लियामेंट में कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जो व्यक्ति मुखर होकर के सबसे मुखर होकर के जेपीसी की बात करता है, आप उसको उसके सारे शब्दों को हटा देते हो। कभी आपने सुना है इससे पहले कि पार्लियामेंट में 3/4 स्पीच गायब हो जाए, एक्सपंज हो जाए पार्लियामेंट में 3/4 किसी भी आदमी की स्पीच? कभी भी आज से पहले इतिहास में कभी हुआ है जो राहुल जी का और खड़गे जी की स्पीच एक्सपेंज कर दी? तो जो बोल रहे हैं वो स्पीच एक्सपेंज कर रहे हैं और जो प्रश्न उठाए उसका जवाब नहीं दिया। अब किस मुंह से भाजपा के मंत्री हमसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं? हम उनको कहना चाहते हैं सबसे पहले तो जो राहुल गांधी जी ने मुडानी के बारे में 7 फरवरी को जो प्रश्न उठाए थे उसका जवाब दें। उसका जवाब नहीं देंगे वो लोग, तो उल्टा चोर कोतवाल को नाटे। जब भ्रष्टाचार के उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब तो दें। ये तो बताए कि जेपीसी जब इससे पहले 2 बार हुआ है तो अब तीसरी बार किस बात से डर रहे हैं कि जेपीसी नहीं हो रही है? इसका जवाब दें। What are your views on what Vedant Patel of the US Department of State has said? I don't know what he has said. You know, What he has said, I don't know. Which question? आप explain करिए। US interfering in India's internal affairs. What's your take on it? ये क्या question आप बताइए। आप मुद्दे पे बात करो। नहीं, I'm asking this. हाँ, नहीं, आप बता दें उसने बोला क्या, मेरे को नहीं मालूम है उसने क्या बोला है। वो इंटरव्यू चाहते हैं यूएस के इंटरनल अफेयर्स के जो उनके बाद की वहाँ पे लंदन में जाकर स्पीच किया है। They want कि अब यूएस सपोर्ट करे राहुल गांधी। ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल गांधी नेवर सेड एनीथिंग लाइक दिस। सेकेंडली, इंडिया इज केपेबल एंड पीपल ऑफ इंडिया दे आर केपेबल इनफ टू डील विद देयर ओन इंटरनल मैटर्स। And when anything happens with Indian democracy, people of India, they have shown in the past also, they are quite capable of taking action on their own. And democracy in India, the constitution of India, the judiciary is strong enough to to do any rectification measure which is required at any given point. And why is this US interfering in India's? Sir, I've got 2 questions. One is that you said that you are fighting for the people, fighting for the democracy. Every time you say that it's not because that you're fighting for your leader, you're fighting for your neta, every time you say this. But why it's not getting converted into votes? Why election after election the Congress keeps on losing? Are we not able to strike a chord with the people? Because if it is the ladai for the common man. Let me tell you, in the past, we have been winning elections after elections. If you have a look at just last 2-3 elections, then you may be correct. But otherwise, Congress has a history of winning elections. BJP has won only twice the national elections. Congress has a history of long pending history of winning elections. So it is not something which has happened in last 10 years only. If you look at the history, people have been voting for Congress. People have given opportunity to the BJP. Always it happens in democracy. People, they want to give chance to other parties to see what they can do, what they can deliver. And I am very sure now, we are very sure now, what people have seen, the BJP doing, how democracy has been killed in last 10 years.
how people's voice have been throttled, how the main opposition leader's voice has been throttled, how he has been disqualified. Such things have never happened. As I have said, we have never seen 3/4 of a speech of an important leader in parliament has been expunged. Have you ever seen in any Vidhan Sabha, in any Lok Sabha? It has never happened. The Prime Minister, instead of answering the questions, instead of answering the charges on corruption, he is silencing the main opposition leader. And the BJP ministers, instead of answering these questions, they are asking questions from us. Why don't they answer on Adani? Why don't they answer on scams? Why we have laid specific charges of corruption against the BJP? Why aren't they answering them? Sir, another question is that would we have wanted to bring ordinance so far